मिनट में 33 जिलों की खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट उन्होंने पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। दुनिया ने भारत की इकोनॉमी को सराहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों से व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1 लाख से ऊपर हो गई है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी ये सीमा 5 लाख रुपए तक की थी। मोबाइल फोन्स और कैमरे के लेंस अब सस्ते हो जाएंगे। एलईडी टीवी, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते होंगे। सोने, चांदी और प्लैटिनम के आइटम महंगे होने वाले हैं। इसके साथ ही सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 16% कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। कोशिश है कि कोई भूखा ना सोए। मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है। मुफ्त अन्न योजना अगले साल तक जारी रहेगी। देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया गया है। रोजगार पैदा करने पर सरकार का ध्यान है। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% से बढ़ाकर बता दें कि 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। और वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स, इसके साथ ही सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। सदन में वित्त मंत्री ने बताया कि 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इंफ्रा पर खर्च बता दें कि 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। वहीं रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 2023 से 24 का बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री प्रमाण योजना की शुरुआत होगी। ये योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोबरधन स्कीम के लिए 500 नए संयंत्रों की स्थापना भी की जाएगी। केंद्रीय बजट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का ही प्रयोग किया गया है।
वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सतीश पूनिया ने कहा कि बजट में युवाओं का खासा ख्याल रखा गया है और बजट में गरीबों की उम्मीद को पूरा किया गया है। केंद्रीय बजट को लेकर सांसद सीपी जोशी का बयान सामने आया। सीपी जोशी ने कहा कि हम अमृत काल के इस बजट का स्वागत करते हैं। ये बजट समग्र, समावेशी और हर वर्ग को छूने वाला है। केंद्र के बजट पर प्रतिक्रिया सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी दिया है। उन्होंने बयान में कहा कि देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा बजट किसानों और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं किसान सम्मान निधि का बजट भी बढ़ाया गया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पृथ्वीराज नगर दक्षिण में कार्रवाई की है। इस दौरान बिना जेडीए स्वीकृति के बनाई गई 4 दुकानों को ध्वस्त किया गया। बता दें कि विनायक विहार योजना में 4 अवैध दुकानों को जेडीए ने सील किया था, जिसके बाद अवैध निर्माणकर्ता ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश कर सील खुलवाई, जिसकी जानकारी के बाद जेडीए ने आज इन अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। लंबे अरसे से 15 मांगों के लिए संघर्ष कर रहे वन कर्मचारी आज राजधानी जयपुर में धरना देने पहुंचे। राजधानी के शहीद स्मारक पर पूरे प्रदेश के वन कर्मचारियों ने रैली निकाली और विधानसभा घेराव का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। वन कर्मचारियों का कहना था कि वो पुलिस के बराबर वेतन, वर्दी भत्ते, मेज भत्ते समेत कई मांगों के लिए जूझ रहे हैं। बस्ती थाना इलाके के बिहारीपुरा मोड़ के पास बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से साइड में करवाया और यातायात को सुचारू कराया है। शिक्षा विभाग की ओर से हर महीने जारी होने वाली जिलों की शैक्षिक रैंकिंग महज अब औपचारिकता बनकर रह गई है। प्रदेश के जिले में रैंकिंग के लिए तय स्कोर 150 में से 1/3 अंक भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इस बार 50 अंक से अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले जिलों की संख्या केवल 4 रही। जनवरी की रैंकिंग में सीकर ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। चित्तौड़गढ़ जिले की सदर थाना पुलिस को नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप चाकूबाजी में घायल युवक की सूचना पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां जावरामगढ़ क्षेत्र के रहने वाले रोहिताश पुत्र कन्हैयालाल मीणा की कैब ऑनलाइन 3 लोगों ने बुक करवाई थी, जो अजमेर तक आने की बात कहते हुए उसे जयपुर लेकर रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच ब्यावर के समीप अजमेर रोड पर उसे चाकू मारकर घायल किया गया। अजमेर आने के बाद चित्तौड़गढ़ कर दी। चित्तौड़गढ़ जैसे ब्यावर रोड पे चढ़े, आगे सुनसान इलाका है, वहाँ पे मेरे आंखों में मुझे चक्कू लगा दिया। फिर मुझे भीलवाड़ा रोड पे होता है शाहपुरा एक गाँव इसके आसपास, तो मेरा फास्टैग ब्रेक लिस्ट हो गया, तो उन्होंने केस में फास्टैग कटवाया। जब जानकारी ली थी, जयपुर की घटना है, सारा घटनाक्रम जयपुर का है, और कभी इसको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल आया हूँ। विस्तृत जानकारी उससे पूछ के CCTV फुटेज देखने के बाद पता चलेगा। उच्च अधिकारियों को निवेदन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 60 लाख रुपए की शराब से भरा एक टैंकर पकड़ा है। गैस टैंकर में शराब को छुपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने पंजाब निर्मित शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने राजस्थान जेट गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की और वाहनों की तलाश शुरू कर दी है। के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अवैध शराब की विरुद्ध कार्रवाई के लिए, जिस पर आज रतनपुर चौकी पर दौरान नाकाबंदी मुखबिर की सूचना पर एक गैस टैंकर में अवैध शराब की सूचना होने पर उसे रुका करके चेक किया, तो उसमें विभिन्न वैरायटी की 850 कार्टून शराब मिली। ड्राइवर बाबूराम जाट को मौके पर पकड़ा, जिसे पूछताछ की गई। नागौर में पिछले 2 साल से अटके मनरेगा का भुगतान दिलाने की मांग को लेकर सरपंचों का 9वें दिन अनशन जारी है। इस बीच JLN अस्पताल में भर्ती 2 और सरपंचों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। 9 दिन से चल रहे अनशन के कारण अब तक 5 सरपंच अस्पताल पहुंच चुके हैं। इंदाना के सरपंच रूपाराम जी, इनको अभी नागौर हॉस्पिटल से रेफर कर दिया जोधपुर के लिए। लाला राम जी सरपंच, इनके भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। इन्होंने तो चेतावनी भी दे दी है कि मैं आत्महत्या करूंगा। तो मेरी सरकार से मांग है, मंत्री जी से विशेष मांग है कि आप अपनी जिद छोड़े और नागौर के पंचायत समिति मोंडवा के सरपंचों की वाजिब मांग है
31 के 31 ग्राम पंचायत के सरपंच धरने पर हैं। इनकी एक ही मांग है, हमारे काम हो रखे हैं 2.5 साल से, 1 रुपया भी नहीं दिया। और मेरी आज जांच आई है, उस जांच में डॉक्टर साहब ने बताया लीवर और गुर्दे फेल होने की आशंका बताई है और वज़न आज 15 किलो करीब कम हो गया है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि करना है तो आप जल्दी करो, नहीं आपको करना ही नहीं है तो ये सरपंच तो मरेंगे, आज नहीं मरेंगे, कल मरेंगे, कल नहीं मरेंगे। राजस्थान की सरहद की मावल चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान 2 लोग कार में हवाला का पैसा ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कार से भारी मात्रा में बता दें कि कैश को जब्त किया गया है। दोनों के पास से तकरीबन 3 करोड़ 95 लाख रुपए की भारी रकम जब्त की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपी गुजरात के पाटन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वो उदयपुर से हवाला का पैसा लेकर गुजरात जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। सिरोही के शिवगंज में पिछले दिनों रॉयल्टी कर्मचारियों को ट्रैक्टर चालक की मारपीट के चलते कई अखबारों की सुर्खियां बनी है। रॉयल्टी कर्मचारियों की गुंडागर्दी को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बजरी रॉयल्टी कम करने की मांग रखी गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसको लेकर सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने सदन में पूरा मामला उठाया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतने की भी नसीहत दे डाली। खान मंत्री जी भी आज प्रकट हुए हैं। बजरी प्रति टन 480 रुपए से लेकर के 650 रुपए बजरी के वसूल किए जा रहे हैं। राजस्थान में आप ये हालात क्यों बनने दे रहे हैं? क्या इसलिए कि वो ठेकेदार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नजदीक है? महाराष्ट्र के अंदर 55 रुपए टन है, 55 रुपए टन बजरी, और गुजरात के अंदर 150 रुपए टन है। तो राजस्थान में क्या बजरी की फसल खराब हो गई या बजरी पे पाला बढ़ गया या बजरी पे बर्फ गिर गई कि जिससे बजरी की कमी हो गई? माननीय सभापति महोदय क्या हाल कर रखे हैं। वन विभाग की लापरवाही के चलते रणथंभौर में एक साथ 4 टाइगर कम हो गए हैं। कल एक बाघिन और एक शावक का शव मिला था। वहीं आज बाघिन के शावक का कल ही पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वहीं बाघिन T114 का आज चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है, जिसके बाद उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। बाघिन का कल शव 4 बजे मिला था और ये जब मिलान किया गया रिपोर्ट से तो ये बाघिन T114 सिद्ध हुई और उसके बाद में इसको बॉडी को रिकवर करके और यहाँ लाया गया और आज इसका पोस्टमार्टम SOP जो NTC के निर्धारित है उसके अनुसार कराया गया। सर शव कितना पुराना बताया जा रहा है? शव लगभग 2 से 3 दिन तक। और अलवर में सरकारी विभाग के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत महिला अधिकारी के साथ ठगी होने का एक मामला सामने आया है। ठगों ने महिला के साथ 95,000 से ज्यादा रुपए की ठगी कर ली है। पीड़िता के मुताबिक उसने सोशल मीडिया की साइट से ऑनलाइन खरीदारी की थी। इस दौरान ठगों ने फर्जी कस्टमर केयर बनकर ठगी की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना होने के बाद सूचना महिला अधिकारी ने साइबर थाने पर ठगी होने का मामला दर्ज कराया। फिर वहाँ से कोई बोले कि ठीक है आपका रिफंड हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, जो प्रोसेस मैं अपने सीनियर मैनेजर से बात कराता हूँ वो आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। तो उन्होंने फिर प्रोसेस जैसे समझाया तो प्रोसेस पता नहीं क्या गया, क्योंकि हम तो विश्वास कर लेते, पहले भी मंगवा चुके, ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके हैं, तो इतना आइडिया नहीं था कि फ्रॉड हो जाएगा। फिर मैंने ठीक है जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे मैं प्रोसेस करती गई। फिर वो 8,059 गए पहले, फिर 80,059 चले गए, फिर 8,059 चले गए। उन्होंने मोबाइल नंबर का मेरा फर्स्ट 5 डिजिट उन्होंने वो करवाया था। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर मौजूद केंद्रीय बस स्टैंड के 14 साल बाद अच्छे दिन आए हैं। दरअसल 2008 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद कई बार इस बस स्टैंड का संचालन शुरू किया गया, लेकिन हर बार विफलता मिली। एक बार फिर से विधायक मनोज मेघवाल के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में निर्णय की पालना में केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू किया गया है। केंद्रीय बस स्टैंड इतना बड़ा है, सुजानगढ़ की आबादी बहुत बड़ी होगी। मुझे आभास हो रहा है कि सुजानगढ़ जिला बनने वाला है, ये संकेत मिल रहा है। तो इस
बस अड्डे की बहुत अहम भूमिका रहेगी। अरे हमारे तो नुकसान की बात है, निगम में इतनी सवारियां नहीं आती, अवैध वाहन है, ये प्राइवेट गाड़ियां, ये अपना नया स्टैंड बना लिया, वहाँ BTS वेलकम है, एक वेलकम है यहाँ होटल उनके पास खड़ी कर रखी है, तो यहाँ से यात्री ले जाते हैं वहाँ डाल के और वो सीधा चले जाते हैं, रोडवेज को यहाँ रुकने नहीं देते हैं। खबर झुंझुनू से है, जहां साइबर ठग इन दिनों काफी सक्रिय हो गए हैं और व्हाट्सएप डीपी का क्लोन बनाकर लगातार साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। नया मामला झुंझुनू CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी की व्हाट्सएप डीपी का क्लोन बनाकर रुपए मांगने का सामने आया है। साइबर ठगों द्वारा लगातार उनके परिचितों से मैसेज भेजकर रुपए मांगे जा रहे हैं। केंद्रीय बजट से झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, आज के बजट में भी देश के विकास को तेज गति मिलेगी और नई दिशा भी मिलेगी, जिसका फायदा हर वर्ग को होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के दौर में भी PM मोदी ने देश को आर्थिक रूप से कमजोर होने की बजाय मजबूत बनाया है। यही कारण है कि पूरे देश को उम्मीद है कि इस बार का बजट शानदार है। राजसमंद जिले में एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठने लगी है। आज पंसूद पंचायत में बड़ी संख्या में भील आदिवासी समाज की महिला और पुरुषों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पसून पंचायत क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन और सरकार से शराबबंदी की मांग की। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।